करीबन हम 935-40 तक जा सकते हैं। ओके, तो मार्केट में मंदी लेकिन स्टॉक में तेज़ी, तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त मूव। देखिए बैंक निफ्टी में वो एक वापस एक डिक्लाइन स्टार्ट हुआ है, वापस हम 42,400 के नीचे। अब डे लो अगर टूटा तो बड़ी वीकनेस आएगी बैंक निफ्टी में एक्सपायरी वाली, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। ये जो करीब करीब 1:30 बजे वाला लो था, और उसके बाद एक नॉर्मली आप मूव देखते हैं, वो एक मूव अब फिजल आउट हो रहा है, तो उस पर ध्यान रखिए। खासतौर से आईसीआईसीआई बैंक ने जिस तरीके से ब्रेकडाउन दिखाया आज, 2.5% का मूव बैंक आईसीआईसीआई बैंक में डाउन साइड में। और अगर इसने तो डे लो लगा दिया है, और सुबह इसी ने स्टार्ट किया था मार्केट को नीचे गिराना, तो आईसीआईसीआई बैंक ने तो डे लो लगा दिया है। और नॉर्मली जब मार्केट लीडर डे लो लगाता है तो इंडेक्स भी फॉलो करता है। और अगर आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो मेरे ख्याल से ये 560 पॉइंट के डिक्लाइन में आराम से करीब 300 साढ़े 300 पॉइंट आईसीआईसीआई बैंक का कंट्रीब्यूशन होगा, 350 पॉइंट के करीब आईसीआईसीआई बैंक का कंट्रीब्यूशन। बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर नीचे फ्लैश कर रही है कि सरकारी कंपनी एमएमटीसी को लेकर, मैं 2 बार पढ़ रहा हूँ उसको एक्चुअली, कि क्या इसको बंद करने पर कुछ फैसला हो सकता है। लक्ष्मण जी को जोड़ लेते हैं। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून, समझाइए स्टोरी को। देखिए, दरअसल जो सरकारी कंपनी है एमएमटीसी, इसको बंद करने पर अंतिम फैसला अगले हफ्ते हो सकता है। और अगले हफ्ते कोर ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। अगले हफ्ते बोलें तो ये 13 जनवरी को बताऊं, और ये बैठक जो है नीति आयोग के सीईओ की अगुवाई में होगी, जिसमें विनिवेश मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के सचिव होंगे, और साथ ही साथ वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी होंगे। और उसमें एमएमटीसी के भविष्य पर फैसला होगा। बहुत हद तक संभावना है कि इसको बंद करने पर फैसला हो जाए। इसके बंद करने की रूपरेखा क्या होगी, तरीका क्या होगा, इस पे इस बैठक में चर्चा होगी। और एमएमटीसी को लेके पहले बता दूं कि सरकार ने जो न्यू पब्लिक एंटरप्राइज पॉलिसी लाई थी, उसके तहत एमएमटीसी को नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की पीएसयू माना था। उसके बाद ही लग गया था कि बंद होने जा रहा है। और पिछले महीने आपको ये भी चीज ध्यान देना होगा कि सरकार ने कैनलाइजिंग एजेंसी के तौर पर एमएमटीसी की मान्यता भी खत्म कर दी थी। यानी एमएमटीसी कारोबार समेटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और अब एमएमटीसी पर ताले लगाने की जो है सो औपचारिक ऐलान, या फिर कहें कि उस प्रस्ताव पर मुहर जो है अगले हफ्ते लगने की संभावना है कोर ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स की बैठक। पर एक ऐसे समय जहां पर सरकार हर कोशिश कर रही है का एसेट्स में विनिवेश करने की, ये एमएमटीसी को बंद करने का फैसला क्यों? क्योंकि पहले कुछ ऐसी बातचीत हो रही थी कि शायद विनिवेश के बारे में सोच सकते हैं, वो एक विकल्प क्यों नहीं था सरकार के लिए? देखिए, दरअसल सरकार ने अलग अलग विकल्पों पर विचार किया। पहले विकल्प ये रखा कि एसटीसी, एमएमटीसी, पीईसी तीनों को मर्ज कर दिया जाए। मर्ज करने के बाद फिर उसको विनिवेश किया जाए। लेकिन सरकार ने उसके बाद, जब इस सोच चल रही थी, उसके बाद सरकार ने जो ऐलान किया था न्यू पब्लिक एंटरप्राइज पॉलिसी, उसने इस पूरे सोच को बदल दिया। उस न्यू पब्लिक एंटरप्राइज पॉलिसी में सरकार ने साफ कहा था कि जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की जो सरकारी कंपनियां होंगी, उनको या तो हम विनिवेश करेंगे या तो उसको बेच देंगे। बेचेंगे किन कंपनियों को? जो कंपनियां लगातार घाटे में चल रही है, या फिर ऐसा कारोबार जिसमें सरकार का बने रहना जरूरी नहीं है, तो उस दायरे में, उस कैटेगरी में एमएमटीसी आ जाती है। इस वजह से सरकार एमएमटीसी को बंद करने पर सैद्धांतिक तौर पर सहमत होने जा रही है। टेक सेल भी नहीं आएगा? प्राइवेट पार्टीज इंटरेस्टेड नहीं है इधर? हाँ बिल्कुल, इसमें स्ट्रेटेजिक सेल नहीं आएगा, प्राइवेट पार्टी को नहीं दिया जाएगा। ये एमएमटीसी को बिल्कुल सरकार क्लोजर रिपोर्ट जिसको कहते हैं वो इसमें होगी। हालांकि उसकी प्रक्रिया क्या होगी, वो जो 13 तारीख को बैठक है कोर ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स की, उस प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा कि आखिर किस प्रक्रिया के तहत एमएमटीसी को बंद करने जाएंगे। और एमएमटीसी का जो कारोबार था, अगर स्ट्रेटेजिक सेल करना होता तो कारोबार सरकार नहीं समेटती। एमएमटीसी दरअसल जो प्रीसियस मेटल है, माइनिंग है, इन सबको इम्पोर्ट करने की एक सरकारी एजेंसी थी। अब चूंकि वो सरकारी एजेंसी की मान्यता खत्म कर दी थी 2 महीने पहले, उसके बाद ही लगभग ये संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि अब सरकार एमटीसी कारोबार को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती, क्योंकि कई सारे प्राइवेट कंपनियां हैं जो एमटीसी से ज्यादा बेहतर हालत में हैं और इस कारोबार में ज्यादा प्रभावशाली तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में एमटीसी को लेकर बाजार में जाना बहुत फायदे का सौदा नहीं होता। यही वजह कि सरकार एमटीसी को बंद करना चाहती है। ओके लक्ष्मण जी, शुक्रिया इस खबर को हम तक पहुंचाने के लिए। अच्छा, मयूरेश जोशी भी जुड़ गए हमारे साथ। मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून। इसको ट्रैक किया है क्या आपने एमएमटीसी को? नहीं, आफ्टरनून जी, नहीं ट्रैक नहीं किया। हाँ नहीं, वो मैं सोच रहा था कि शायद नहीं किया होगा। खैर 6% स्टॉक डाउन है। इट्स लाइक वो होता है ना कि जैसे चूहे किसी डूबती नाव को छोड़कर भागते हैं, वो वैसे ही हो रहा है। 6% जिस तरह से क्रैक हुआ है, पैनिक तो होएगा रिटेल निवेशकों में। सॉरी, हाँ लेकिन वही यहाँ देख लेते हैं ना कि मोडालिटीज़ क्या होती हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स को भी कुछ ऑब्वियसली मिलेगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि एकदम ज़ीरो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार जरा इसकी मोडालिटीज़ समझ लेते हैं कि क्या
क्या होगा, और ये भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि हो चुका है ये फैसला। लेकिन हाँ, ये तो क्लियर है कि एमएमटीसी जैसे शेयर में कुछ ज़्यादा बचा नहीं था। ये आप पिछले अगर एक साल का एक चार्ट देखेंगे तो वो तो खैर क्लियर था। चलिए खैर, फिर एक काम करते हैं, एक बार जरा मार्केट पर नज़र डालते हैं। फिर कोशिश कर रहा है निफ्टी 17,900 प्रोटेक्ट करने की और बैंक निफ्टी 42,400 प्रोटेक्ट करने की। मयूरेश, बजाज फाइनेंस को लेकर मार्केट बहुत नर्वस हो गया है। अब यहाँ पर खरीदारी करें या अवॉइड करें? नहीं अनुज, आई थिंक वेट एंड वॉच करना चाहिए। दो चीजें हो रही हैं। एक, आई थिंक जो एक ग्रोथ हमने कोविड काल में देखी थी, वो शायद अभी भी मेंटेन्ड है। तो एयूएम ग्रोथ इज स्टिल वेरी वेरी रोबस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जितनी अनुमान थे लोन ग्रोथ की, आई थिंक उससे थोड़ी कम आई है। बट दो चीजें हो रही है। एक, आई थिंक जो वैल्यूएशंस पे ये ट्रेड करता है, और जो हम उम्मीद लगाए बैठते हैं कि सालन साल दे विल ट्राई एंड आउट परफॉर्म देयर ओन अर्निंग्स। और पीयर कंपैरिजन अगर आप स्टैक अप करते हैं, वो प्राइस अर्निंग्स हो, प्राइस बुक हो, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव लगता है। दूसरा, आई थिंक पूरी ये जो इकोसिस्टम में बना रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द डिजिटल ऐप, इसको थोड़ा समय लग रहा है। तो मुझे लगता है वंस दैट इज आउट फुल फ्लेज, जो एक दायरा बनेगा इनका, स्पेसिफिकली आई थिंक टियर 2 टियर 3 टाउन में, जहाँ पे इनका बहुत बड़ा प्रेजेंस है, और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, इसमें एक अच्छी खासी आई थिंक ट्रैक्शन देखने मिलेगी। बट उसको शायद थोड़ा समय लगे, तब तक ये फंक्शनल ना हो। और तीसरा, अगर थोड़ी स्लो डाउन के जो डर ग्लोबल मार्केट्स में है, वो अगर इंडियन मार्केट्स में प्ले आउट होते हैं, ऑब्वियसली एज एज रिपल इफेक्ट, कहीं ना कहीं आई थिंक जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज है, जहाँ से बल्क ऑफ एडवांसेस ग्रोथ आती है, और एसेट क्वालिटी प्रेशर्स, क्या वो थोड़े एडिशनल स्ट्रेस डाल सकते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। अभी भी आई थिंक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनबीएफसीज है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक वैल्यूएशंस की थोड़ी डी रेटिंग होना अभी भी बाकी है। ऑन आवर ओन ओनिल पैरामीटर्स, ईपीएस रेटिंग ठीक ठाक है, बट आरएस रेटिंग और थोड़ी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हल्की हो रही है। तो हम वेट एंड वॉच करेंगे स्टॉक। ओके, वेट एंड वॉच की रणनीति रहेगी आपकी इन स्टॉक्स पे इस वक्त। चलिए एक काम करते हैं, बजाज फाइनेंस से थोड़ा सा बाहर हट के अब एक फ्रेश व्यू और लेते हैं, पर्सपेक्टिव। आशीष बहेती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नमस्कार। आशीष, इस वक्त 2:23 का आपका कन्विक्शन कॉल क्या होगा, क्या चीज़ करेंगे आप? गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेंद्र जी, डॉक्टर रेड्डीज काफी अच्छा लग रहा है लेवल पे। एक फार्मा में आज हमने बाइंग इंटरेस्ट पूरा देखा है। सिप्ला, जाइडस, अबॉट, सब में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ दिख रहा है। और जिस हिसाब से डॉक्टर रेड्डीज अब बेस बनाकर मूव कर रहा है, हमें लग रहा है कि 20 नेमा ब्रीच कर देगा। तो डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, वो 42-40 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, और जो टारगेट्स इसके 43-40 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह है। ओके, डीआरएल मेरा देखें, आपकी डॉक्टर रेड्डीज में बाइंग किराया है 4279 पे ट्रेड करता हुआ, और आपकी स्क्रीन